Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, तो इस वीडियो में हम BPCC 101 Introduction to Psychology की यूनिट 8 मोटिवेशन को कवर करेंगे एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ मोटिवेशन एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. तो हम इन दो टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे. तो बिना देर लगे स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ मोटिवेशन कि क्या कंसेप्ट है और क्या नेचर है मोटिवेशन का. सो द टर्म मोटिवेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मूवर विच मीन्स टू मूव. जो टर्म है मोटिवेशन, ये जो टर्म है ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुई है. लैटिन वर्ड कौन सा लैटिन वर्ड? मूवर, जिसका मतलब होता है टू मूव. देखो मोटिवेशन भी क्या करता है, हमें आगे बढ़ने में मदद करती है कि हम मूव करें, और डीमोटिवेशन क्या करती है, हमें पीछे कर देती है. तो मोटिवेशन क्या है कि हम आगे मूव करें. तो ये जो मोटिवेशन टर्म है ये लैटिन वर्ड से ली गई है. कौन सा लैटिन वर्ड? मूवर, जिसका मतलब होता है टू मूव. और जो डेफिनेशन है मोटिवेशन की, हम जो ये बुक है BPCC 101 इग्नू की, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस है. अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी अलग अलग डेफिनेशंस है. तो आपको जो सी भी अच्छी लगी आप वो पढ़ लो. मुझे ये डेफिनेशन सबसे ज़्यादा ईजी लगी थी तो मैंने यही लिखी है. फीस्ट एंड रोजनबर्ग 2015 उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी मोटिवेशन की वो क्या थी? द अर्ज टू मूव टुवर्ड्स वंस गोल टू एकम्प्लिश टास्क. यानी कि मोटिवेशन क्या है? किसी भी एक इंडिविजुअल की अर्ज आगे बढ़ने की, मूव टुवर्ड्स वंस गोल्स, अपने गोल्स की तरफ बढ़ने की जो अर्ज है और अपने टास्क को कंप्लीट करने की जो अर्ज है उसे कहते हैं मोटिवेशन. कि किसी के अंदर वो अर्ज है कि वो अपने टास्क को कंप्लीट करे, अपने टास्क को कंप्लीट कर ले, अपने गोल्स की तरफ बढ़े, उस अर्ज को कहते हैं मोटिवेशन. और जितनी भी डेफिनेशंस हैं बुक में, उससे उन सब डेफिनेशन से क्या पता चलता है कि मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन हैज़ बीन मेनली टर्म्ड एज अ सेट ऑफ फैक्टर्स दैट डिराइव्स और पुशेज वन इन अ सर्टेन डायरेक्शन और टू बिहेव इन अ सर्टेन वे. यानी कि इन सब डेफिनेशन से मीनिंग क्या निकल करके आ रही है कि मोटिवेशन एक्चुअल में क्या है. कोई भी जो मोटिवेशन है वो मेनली किस तरीके से उसे टर्म करा गया है कि सेट ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो कि किसी भी इंडिविजुअल को ड्राइव कर रहे हैं, उसे पुश कर रहे हैं अब एक सर्टेन डायरेक्शन में, अपने गोल को अचीव करने की डायरेक्शन में, और टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, और एक सर्टेन वे में बिहेव करने के लिए, उसे कहते हैं मोटिवेशन. इट कैन दस बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ड्राइव्स, फोर्स, डिज़ायर्स, नीड्स एंड विशेज़ दैट मे लीड टू इंडिविजुअल बिहेविंग इन अ सर्टेन वे. और क्या है कि देखो, अब कोई भी कैसे मोटिवेट हो सकता है. कोई छोटा बच्चा है, अगर वो अपना काम नहीं कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, अगर तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो तुम्हें चॉकलेट्स मिलेंगी. तो वो चॉकलेट्स क्या हैं? उसकी डिज़ायर है, ठीक है, नीड तो नहीं है चॉकलेट, डिज़ायर है, उसकी विश है कि उसको कोई टॉय मिले या फिर वो चॉकलेट उसे मिले. तो उसके लिए, उस चॉकलेट के लिए वो क्या है, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेगा. वो जो छोटा बच्चा है जो अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट कर रहा था, वो उस चॉकलेट के लिए होमवर्क कंप्लीट कर लेगा. तो वो चॉकलेट क्या है? वो उसके लिए एक मोटिवेशन है, ठीक है, वो उसके लिए एक मोटिवेटर है कि जो उसे मोटिवेट करे उस काम को कंप्लीट करने में, ठीक है. तो ये थी मोटिवेशन. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोटिवेशन द 3 मेन टर्म्स दैट नीड टू बी डिस्कस्ड. और मोटिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में कुछ 3 टर्म्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना है. अब यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, नीड्स, ड्राइव्स एंड इंसेंटिव्स. तो फर्स्ट क्या है? नीड्स. तो नीड्स क्या है? दीज आर रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ द सेल्युलर और बॉडीली डेफिशिएंसीज दैट लीड टू ड्राइव्स. यानी कि नीड्स क्या है कि जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं ना, जो हमारी बायोलॉजिकल स्टेट्स होते, जो कि हमारी बॉडीली डेफिशिएंसीज हैं कि जिनके बिना हम काम ही नहीं कर सकते. जैसे ऑक्सीजन है, वो क्या है? हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है, हमारी ख्वाहिश नहीं कि हमें ऑक्सीजन मिले, वो हमारी ज़रूरत है, वो हमें चाहिए ही जिंदा रहने के लिए. तो जो नीड्स है वो क्या है? हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. खाना हो गया, पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गई, ये क्या है? ये नीड्स है, हमारी बेसिक जो नीड्स हैं, जो कि हमारी ड्राइव्स को मोटिवेट करती हैं. जैसे कि अब किसी को भूख लगी है, ठीक है, भूख लगी या प्यास लगी है तो उसे खाना चाहिए, पानी चाहिए. अब ऑक्सीजन के लिए तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं, हमें बस सांस लेनी है और ऑक्सीजन हमें मिल जाएगी फ़िलहाल तक. तो क्या है, जो पानी है या खाना है उसके लिए क्या है, लोग क्या काम करते हैं. तो अगर ये जो बेसिक नीड्स हैं ये अगर ना हो तो लोग काम भी नहीं करेंगे. जैसे कि अगर किसी को भूख लगेगी ही नहीं तो क्यों काम करेगा? क्योंकि एंड में हम काम करते क्यों? ताकि हम अच्छा अच्छा खा सकें, ठीक है, जो हमारी बेसिक नीड्स है उसको पूरा कर सकें. तो जो नीड्स है वो हमारी ड्राइव्स को लीड करती हैं. हमारी ड्राइव्स के जो बेसिक्स हैं वो क्या है? नीड. हम काम क्यों करते हैं? अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं हमें नीड्स का जो एग्जाम्पल है, इंडिविजुअल्स नीड वाटर, फूड एंड ऑक्सीजन टू सर्वाइव. जो इंडिविजुअल है, जो आम इंसान है या जानवर भी हैं, उन्हें
पानी चाहिए, खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो ये क्या हमारी बेसिक नीड्स, ज़रूरत है। अब नेक्स्ट है ड्राइव। तो ड्राइव्स क्या है, ये टर्म ड्राइव क्या है? द परसीव्ड स्टेट्स ऑफ टेंशन दैट occur when our bodies are deficient in some need, creating an urge to relieve the tension। अब देखो, जैसे कि हमने नीड्स में पढ़ा था कि जो नीड है वो ड्राइव को लीड कर रही है, नीड्स की वजह से ही हम ड्राइव करते हैं। तो ड्राइव क्या है एक्चुअल में कि मान लो कोई गरीब है, ठीक है, उसके पास खाना नहीं है, अब उसे खाना चाहिए, तो उस खाने के लिए उसे कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो क्या है, वो जो नीड थी, उसकी भूख थी ना, उसने क्या करा, उसके दिमाग में पहले तो टेंशन क्रिएट करी कि अगर वो खाना नहीं खाएगा या उसे पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगा। तो वो जो टेंशन है, ये जो स्टेट ऑफ टेंशन है दैट ऑकर व्हेन आवर बॉडीज आर डेफिशिएंट, क्योंकि उसमें उसके शरीर में पानी की कमी है या फिर उसके शरीर में खाने की कमी है, एनर्जी की कमी है बेसिकली। तो वो क्या करेगा, वो उस टाइम पर वो उसे एक अर्ज क्रिएट करेगा कि वो टेंशन को कम करे। जो उसके दिमाग में टेंशन है कि अगर उसने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया तो वो मर जाएगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इस टेंशन को कम करने के लिए उसे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। वो जो अर्ज उसके अंदर से क्रिएट होगी कि नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए, वो अर्ज क्या है, उसे कहते हैं हम ड्राइव। आई होप कि आपको समझ में आया हो। एज वी डिस्कस्ड अंडर नीड, जैसे कि हमने नीड में इधर पढ़ाई है, अ नीड लीड्स टू कंपेल्स ड्राइव। जो नीड है वो ड्राइव को कंपेल कर रही है। दस व्हेन एन इंडिविजुअल इज़ हंग्री ही और शी विल सीक फूड, यानी कि अगर कोई इंसान भूखा है तो वो खाना तो ढूंढेगा ही। दस द नीड लीड्स टू ड्राइव and makes individual to behave in such a way that the deficiency created is dealt with। यानी कि जो नीड है वो ड्राइव को मजबूर करते हैं कि वो जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, वो मजबूर करते हैं कि हम कुछ ना कुछ काम करें, ताकि जो इंडिविजुअल है वो इस तरीके से बिहेव करें। जो नीड्स हैं, जो ड्राइव्स हैं, वो क्या करते हैं कि हमें इस तरीके से बिहेव करने में मजबूर करते हैं कि जो भी डेफिशिएंसी है, जो भी कमी है, उसे पूरा किया जा सके। अगर हमारे शरीर में खाने की कमी है तो हम खाना लें, उसे खाएं और अपनी जो भूख है उसे, जो हमारे शरीर में कमी है, उसे पूरा करें। तो ये होती है ड्राइव्स और नीड्स। आई होप कि ये दोनों आपको समझ में आ गई हो। अब लास्ट है इंसेंटिव्स। तो इंसेंटिव्स क्या है? इंसेंटिव्स, दिस इज़ एक्सटर्नल और इज़ फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड प्लेज अ रोल इन मोटिवेटिंग बिहेवियर। अब इंसेंटिव्स क्या होते हैं? ये एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि ये हमारे शरीर के अंदर या फिर हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं होता, ये बाहर ही होता है, एक्सटर्नल होता है, एनवायरनमेंट के थ्रू होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट कुड बी एन ऑब्जेक्ट और एन इवेंट, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है इंसेंटिव और कोई भी इवेंट हो सकता है। अ ट्रॉफी वॉन इन अ गेम कैन बी टर्म्ड एज एन इंसेंटिव टू डू वेल इन दैट गेम। यानी कि कोई भी ट्रॉफी है, अगर हम कोई गेम खेल रहे हो और हमें पता है कि अगर हम इसमें जीत गए तो हमें ये ट्रॉफी मिलेगी, तो वो जो ट्रॉफी है वो इंसेंटिव का काम कर रही है। वो एक इंसेंटिव है ताकि हम अपने गेम को और भी ज़्यादा अच्छे से करें। जैसे स्कूल्स में कोई भी प्रोग्राम होता है या कोई भी कंपटीशन होता है तो उसके एंड में हमें कोई ना कोई प्राइज़ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, ट्रॉफीज़ मिलेंगी या फिर कुछ खाने का सामान मिलेगा। तो वो क्या हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि हाँ, अगर हमने ये अच्छे से करा, हम इसमें जीत गए तो हमें ये प्राइज़ मिलेगा। तो वो क्या है? इंसेंटिव्स, जो कि हमें मोटिवेट करते हैं उस काम को करने के लिए। और ये एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। ये कोई हमारी ज़रूरत नहीं है कि ये अगर हमें नहीं मिले तो हम तो मर ही जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बस हमें आउटर एक्सटर्नल कुछ इवेंट है या कोई ऑब्जेक्ट है जो कि हमें मोटिवेट करता है, उसे कहते हैं इंसेंटिव। अब इसी में आ गया येट अनदर टर्म। अब ये 3 टर्म तो हमने पढ़ ही लिया, अब इसके आगे भी एक टर्म है दैट नीड्स टू बी हाईलाइटेड हेयर, इज़ दैट ऑफ मोटिव्स। अब एक और टर्म है, ये 3 जो मेन टर्म थी ये तो हमने पढ़ी ली, नीड्स, ड्राइव्स एंड इंसेंटिव्स। अब ये एक और टर्म है मोटिव्स। तो मोटिव्स क्या होता है? मोस्ट ऑफन द टर्म्स मोटिवेशन एंड मोटिव्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। ज़्यादातर क्या होता है कि जो मोटिवेशन है और जो मोटिव्स है इनको हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों ही जो टर्म है ये डिफरेंट है। मोटिवेशन एक डिफरेंट टर्म है और मोटिव्स एक डिफरेंट टर्म है। मोटिवेशन क्या है? कैन बी टर्म्ड एज अ जनरल टर्म। जो मोटिवेशन वो एक जनरल टर्म है और मोटिव्स एक स्पेसिफिक टर्म है, ठीक है। तो मोटिव्स और मोटिवेशन अभी मैं डिटेल में बताऊंगी। तो मोटिव क्या है इधर? मोटिव इज समथिंग दैट एक्चुअली ड्राइव्स एन इंडिविजुअल टू टेक सर्टेन एक्शन। मोटिव क्या है? एक स्पेसिफिक टर्म है, ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है जो एक्चुअल में हमें ड्राइव कर रहा है कुछ एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसे कहते हैं मोटिव या मोटिव्स। मोटिवेशन क्या है? इज द प्रोसेस, मोटिवेशन एक पूरी प्रोसेस है विद इन विच अ मोटिव ड्राइव्स एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स सर्टेन एक्शन। मोटिवेशन एक पूरी प्रोसेस है और मोटिव क्या है? एक ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी एक इवेंट, कुछ भी हो सकता है जो कि हमें ड्राइव करने पे, जो कि हमें ड्राइव करा रहा है या फिर जिसको लेकर के हम
जिसकी वजह से हम कोई एक टास्क अपना कंप्लीट कर रहे हैं, वो मोटिव है। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसे मोटिवेशन कहा जाता है। इसलिए जो मोटिवेशन है वो एक जनरल टर्म है और जो मोटिव्स हैं वो एक स्पेसिफिक टर्म है। ओके, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया। आगे है फंक्शंस ऑफ मोटिवेशनल कंसेप्ट्स, कि क्या फंक्शंस हैं मोटिवेशनल कंसेप्ट्स के। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड बिहेवियर, बायोलॉजी, हमारी जो बायोलॉजी है उसमें और बिहेवियर में क्या रिलेशनशिप है। इट इज़ पॉसिबल दैट सर्टेन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज में मोटिवेट एन इंडिविजुअल टू बिहेव इन अ सर्टेन वे और टू टेक सर्टेन एक्शंस। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं वो हमें मोटिवेट करे किसी एक टास्क को कंप्लीट करने में, किसी एक टास्क को करने में, या फिर किसी एक डायरेक्शन में जाने में। तो ये कैसे होता है, इसके लिए एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन मे वेक अप एट नाइट फ्रॉम स्लीप to get an extra blanket because he or she felt cold, or he or she may wake up to get water because he or she was feeling thirsty. Feeling cold or feeling thirsty are physiological responses that prompts an individual to take certain actions. अब देखो, अभी इसमें एग्जाम्पल में दे रखा है कि एक पर्सन है, वो रात को उठा और नींद में से उठा एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट लेने के लिए क्योंकि उसे ठंड लग रही थी, या फिर नींद में से उठा इसलिए क्योंकि उसे पानी पीना था, क्योंकि उसे प्यास लग रही थी। ठीक है, तो ये जो फीलिंग है कोल्ड की या फिर प्यास लगने की, क्या हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस है कि अगर आप ठंड में हो और आपने ब्लैंकेट नहीं ले रखा है रात में, तो आपको ठंड लगेगी, आपकी बॉडी कपकपाएगी और उस वजह से आपकी आँख खुलेगी और आपको ब्लैंकेट लेना पड़ेगा। तो ये जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ कि आपकी बॉडी को ठंड लग रही थी और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक काम करना पड़ा, आपको उठना पड़ा, आपको ब्लैंकेट लेना पड़ा, उसको ओढ़ना पड़ा। तो ये जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है इसने आपको मोटिवेट करा कि आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ये जो फीलिंग कोल्ड है और फीलिंग थर्स्टी है, ये जो सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, तो जो कि हमें मोटिवेट करते हैं किसी एक काम को करने के लिए, सर्टेन एक्शन में बिहेव करने के लिए। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड बिहेवियर। सेकंड जो फंक्शन है वो है अकाउंटिंग फॉर वेरिएशंस इन बिहेवियर, कि हम किस तरीके से जो मोटिवेशनल कंसेप्ट्स हैं उनका यूज़ करके जो वेरिएशंस है ना बिहेवियर में, उसको भी अकाउंट कर सकते हैं, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोटिवेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर वेरिएशंस इन बिहेवियर। मोटिवेशन का यूज़ हम कर सकते हैं जितने भी वेरिएशंस है बिहेवियर में, अलग अलग लोगों का अलग अलग बिहेवियर है, तो उसको किस तरीके से हम अकाउंट करें, वो उसमें भी हमें हेल्प मिलती है इन मोटिवेशनल कंसेप्ट से। It is sometimes possible that the variations in the behavior of the individual cannot be explained in terms of differences in their skills or abilities or even practice. In such a situation, such behavioral variations can be attributed to motivation. कभी कभी क्या होता है, इट इज़ समटाइम्स पॉसिबल, कभी कभी क्या होता है कि जो वेरिएशंस है ना बिहेवियर की वो हम नहीं बता पाते, ऑफ द इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंसेज इन देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज़। कि जैसे अलग अलग लोग हैं, उनका बिहेवियर अलग अलग है, तो वो हम इस बेसिस पे नहीं बता पाते कभी कभी कि उनका स्किल्स या एबिलिटीज़ में क्या डिफरेंसेस है, कि एक पर्सन उसमें ये स्किल्स हैं या उसकी ये एबिलिटीज़ हैं तो दूसरे पर्सन में ऐसी नहीं है। इस वजह से हम उनमें जो वेरिएशंस नहीं बता पाते उनके बिहेवियर में। उस टाइम पर जो मोटिवेशनल जो कंसेप्ट्स हैं ये हमारी हेल्प करते हैं कि हम उन वेरिएशंस को, जो बिहेवियर में जो वेरिएशंस हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं। कैसे करते हैं? ऑन सर्टेन डेज यू मे फील हाईली मोटिवेटेड, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं टू कंप्लीट अ टास्क, एंड दस you will work on the same with great zeal. However, on other days, you may feel less motivated and thus may not work so effectively on the same task. कभी कभी क्या होता है कि आपका मूड बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो कि आज तो पूरी पढ़ाई कर देनी है, ठीक है, और वही पढ़ाई जब आप अगले दिन करने बैठते हो तो आपको बहुत बोर फील होता है, या फिर आप इतनी मेहनत नहीं कर पाते, या फिर कोई भी एक टास्क है आज तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो उसे करने के लिए, लेकिन अगले दिन आपको उसी काम को करने के लिए उतने मोटिवेटेड नहीं हो, और शायद वो आपसे उतने अच्छे से हो भी ना पाए अगले दिन, क्योंकि आपका मन ही नहीं है उस काम में, तो कि आपको मोटिवेशन ही नहीं मिल रही उस काम को करने की। तो ये भी होता है, हम सबके साथ होती है ये चीज़, तो ये भी होता है हमारे साथ सिमिलरली। और इसी से मिला करके एक बात कही गई है कि सिमिलरली इंडिविजुअल्स विद सेम लेवल ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज़, कि कभी कभी क्या होता है कि जो इंडिविजुअल जिनमें दोनों में सेम एबिलिटीज़ हैं, दोनों के स्किल्स भी सेम है, may also perform differently based on their level of motivation, वो भी अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि उनका लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या है। अब जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं कि अगर दो पर्सन है, ठीक है, दोनों की जो स्किल्स हैं, दोनों की एबिलिटीज़ है वो सेम, यानी कि दोनों को ड्राइंग जो है बहुत अच्छे से आती है, दोनों बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, दोनों को बहुत अच्छे से ड्राइंग आती है। अब दोनों के बीच में अगर हम कॉम्पिटिशन रखें तो हो सकता है कि कोई एक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि उसको
मोटिवेशन है उस चीज़ की, बट एक पर्सन है जो इतना मोटिवेटली काम ना करे, इतने अच्छे से काम ना करे। क्यों? क्योंकि उसके पास आज वो मोटिवेशन नहीं है। हो सकता है कि हमने जो प्राइज़ रखा है वो एक ऐसी चीज़ रखी है जो कि सिर्फ एक पर्सन को पसंद है, और दूसरे वाला वो सोचे कि अरे यार क्या चीज़ मिल रही है मुझे इसमें, क्यों मैं इतनी मेहनत करूँ। तो क्या हुआ, इस मोटिवेशन की वजह से उन दोनों के जो बिहेवियर है उसमें चेंज आया। दोनों बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, दोनों बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बट जो उनका मोटिव है, जो उनको प्राइज़ मिल रहा है, जो उनका इंसेंटिव है, वो ऐसा है कि जो एक को पसंद नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो उसका बिहेवियर है, जो उसकी एबिलिटी, उस पर फ़र्क पड़ गया कि उसने उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बनाई जितने की ए ने बनाई, जितने की पहले वाले ने बनाई। तो ये क्या है कि यहाँ पर हमने मोटिवेशन से उनके बिहेवियर को अकाउंट करा है कि मोटिवेशन की वजह से उनके बिहेवियर में ये चेंज आया, ये वेरिएशन आई है। तो इस तरीके से मोटिवेशन से भी, मोटिवेशनल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बेसिस पे हम जितने भी बिहेवियर्स हैं उनको अकाउंट कर सकते हैं, उनके वेरिएशन, जितने भी बिहेवियर में वेरिएशन है उन्हें अकाउंट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया ये कंसेप्ट। तो अगर ना समझ में आया तो प्लीज़ आप इनको कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं फिर से समझा दूँगी। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया, ये कंसेप्ट समझ में आया। अगर कोई भी क्वेरी रहेगी तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन है मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द प्राइवेट स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन हिज और हर पब्लिक एक्शंस। तो इस फंक्शन में क्या है, मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द प्राइवेट स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी एक इंडिविजुअल के बारे में अनुमान लगाना उसके प्राइवेट स्टेट को लेकर के, कि किस तरीके से उसने पब्लिकली एक्शन करा। यानी कि कोई एक पर्सन है, वो एक पब्लिक एरिया में है, ठीक है, वो रोड पर है, या फिर उसने कुछ इस तरीके का एक्शन करा है जिसकी वजह से हम क्या है उसके बारे में इन्फ्रेंसेस बना रहे हैं, उसके बारे में जो है अपने अनुमान लगा रहे हैं कि ये पर्सन शायद इस तरीके का हो, इसकी प्राइवेट स्टेट के ऊपर जो हम अनुमान लगाते हैं, तो उसके बारे में ये फंक्शन है। मोस्ट ऑफ द ओवर्ट बिहेवियर, आई होप कि आपको ओवर्ट बिहेवियर पता हो। ओवर्ट बिहेवियर यानी कि बाहरी बिहेवियर, वो बिहेवियर जो लोगों को दिख रहा है। मोस्ट ऑफ द ओवर्ट बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल्स इज इन्फर्ड टू अंडरस्टैंड वट कोज्ड सच अ बिहेवियर। ज़्यादातर जो हमारे ओवर्ट बिहेवियर होते हैं ना, वो हमें अनुमान लगाने में हेल्प करते हैं कि ये जो बिहेवियर है ये हमने क्यों दिया है, कि हमारी जो मेंटल स्टेट है वो क्या है, ठीक है। तो जो हमारे ओवर्ट बिहेवियर होते हैं वो हमें इस चीज़ में हेल्प भी करते हैं। वी मे ऑफन एट्रीब्यूट एन ओवर्ट बिहेवियर टू सम इंटरनल कोजेज़, और ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि जो भी ओवर्ट बिहेवियर होता है ना, वो उसके बारे में हम जो है अपने आप से अनुमान लगाने लगते हैं कि अच्छा इस पर्सन ने ये बिहेव करा है तो इसके दिमाग में ये चल रहा होगा। दिस इज़ also applicable to one's own behavior. Behavior as such can be result of internal or external behavior. और ये किसी के अपने बिहेवियर के ऊपर भी अप्लाई होता है। यानी कि अगर मैं हूँ, अगर हम हैं, वो हम कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर कर रहे हैं, कोई एक ओवर्ट बिहेवियर कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा कोई एक रीज़न होगा कि हम कोई काम करें तो हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है कि हम क्या सोच करके वो काम कर रहे हैं, हम अपने मन में क्या सोच रहे हैं और फिर उसको कर रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर भी लागू होता है और औरों के ऊपर तो हम करते ही हैं। अपने आप हम अपनी जो है धारणाएं बना लेते हैं किसी एक पर्सन को लेकर के, अच्छा ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है पब्लिकली, तो ये इसके दिमाग में ये चल रहा होगा। अच्छा ये अपने दोस्तों से बात कर रहा है, कान में खुसफुस कर रहा है, तो ये शायद ये बोल रहा होगा। तो ये जो इस तरीके के हम जो इन्फ्रेंसेस बना लेते हैं लोगों को लेकर के कि उनका पब्लिकली एक्शंस क्या, उनके पब्लिक एक्शन क्या है। लास्ट जो फंक्शन है वो है एक्सप्लेनिंग परसिवियरेंस डिस्पाइट ऑफ एनी एडवर्सिटी। परसिवियरेंस मीन्स दृढ़ता, एडवर्सिटी मीन्स कोई भी प्रॉब्लम या ट्रबल, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम या ट्रबल के होने के बावजूद भी डट करके किसी काम को करना। इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। A child with physical disability may become successful in life and achieve his or her potential despite of all adversities faced by him or her. यानी कि कोई एक बच्चा जो कि फिजिकली डिसेबल है, ठीक है, फिजिकली डिसेबल है, और उसके बावजूद वो जो है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है कि कितनी उसके सामने कितनी ट्रबल्स आई, कितनी प्रॉब्लम्स आई, कितनी एडवर्सिटीज़ आई हैं, उस सब के बावजूद वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन थी। द रीज़न बीइंग सच परसिवियरेंस कैन बी ट्रेस टू मोटिवेशन। और इस परसिवियरेंस का जो रिजल्ट है, मतलब ये जो परसिवियरेंस है ये क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हो सकता है मोटिवेशन, कि उस पर्सन के पास, उस बच्चे के पास इतनी मोटिवेशन थी या फिर इतने ऐसा कोई मोटिव था जिसकी वजह से वो अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाया। यानी इतनी मोटिवेशन थी उसके पास, उससे कोई ना कोई, मतलब उसने अपना एक मोटिव बना रखा था अपनी लाइफ में कि उसे ये अचीव करना ही है, और उसके पास इतनी मोटिवेशन थी कि वो लगातार आगे बढ़ता रहा। तो इतनी एडवर्सिटी के बाद भी ये जो दृढ़ता थी, उसकी जो परसिवियरेंस थी, ये क्यों थी? उस मोटिवेशन की वजह से। द मोटिवेशन में हेल्प एन इंडिविजुअल इन बीइंग परसिस्टेंट एंड एम्प्लॉय वंस एबिलिटीज़ एंड स्किल्स टू द फुलनेस, टू द फुलेस्ट।
तो जो मोटिवेशन है उसने क्या हेल्प करी किसी भी जो मोटिवेशन है वो क्या हेल्प करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की कि वो परसिस्टेंट रहे, अपनी जितनी भी उसके अंदर जितनी भी स्किल्स हैं, जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, वो उसको इतना अपनी फुलेस्ट तक लेकर जाए कि जितनी भी उसकी एबिलिटी है, जितनी भी उसकी स्किल्स हैं, उन सबका इतना यूज़ करे, इतना क्रिएटिव उसका यूज़ करे कि वो अपने जो भी उसका गोल है उसको अचीव कर पाए। ये हेल्प करती है मोटिवेशन। अब इसमें लास्ट फंक्शन है फॉर असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस। जो मोटिवेशनल कंसेप्ट्स हैं उनको और कहाँ यूज़ करते हैं, मोटिवेशनल कंसेप्ट्स हैं और वो हेल्प करते हैं कि हम जो एक्शंस ले रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी रिलेटेड टू इंटरनल मोटिवेशन एज वेल एज द एबिलिटी टू द इंडिविजुअल टू कंट्रोल वंस एक्शन। जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिलेटेड होती है इंटरनल मोटिवेशन से, कि हम खुद से मोटिवेट हो रहे हैं, कोई एक्सटर्नल हमें कोई प्राइज़ नहीं मिलेगा, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा उसके लिए। जब हम जो हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो हमारी इंटरनल मोटिवेशन से रिलेट करती हैं। एज वेल एज द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू कंट्रोल वंस एक्शन, और इसी के साथ जो हम किसी एक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं वो भी हमारी एबिलिटी होती है, वो किसी पर्सनल इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है। अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन नीड्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वर्ड कॉजेज़ ऑफ बिहेवियर। जो एक थ्योरी है मोटिवेशन की उसको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है वर्ड कॉजेज़ ऑफ बिहेवियर के बीच में, कि कितने क्या क्या डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं किसी एक बिहेवियर के। इंडिविजुअल्स आर कंसीडर्ड एज लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस इन द फॉलोइंग कंडीशंस। अब यहाँ पे हमने देखा तो कि जो मोटिवेशनल कंसेप्ट्स होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं कि अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होने में। बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें कि जो इंडिविजुअल होता है वो लेस रिस्पॉन्सिबल कंसीडर किया जाता है अपने इन एक्शंस के लिए। तो कौन कौन से ऐसी कंडीशंस हैं, इसमें फर्स्ट है व्हेन एन इंडिविजुअल्स इंटेंशंस वर नॉट टू कॉज नेगेटिव आउटकम्स। जब कोई पर्सन है उसने कोई काम करा, अब उसका ये मकसद नहीं था कि कोई नेगेटिव आउटकम निकले, वो एक पॉजिटिव आउटकम चाह रहा था, बट एक नेगेटिव आउटकम निकल करके आया है, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में भी वो पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस एक्शन के लिए। सेकेंड है द बिहेवियर्स वर प्रोवोक्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि यहाँ पे जो पर्सन होता है वो इंटरनली मोटिवेटेड रहते हैं टास्क में, बट यहाँ पे अगर कोई पर्सन जो एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेट हो रहे हैं, यानी कि किसी काम को करने के लिए अगर उसको कोई प्राइज़ मिल रहा है, कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, उसके बाद अगर वो कोई टास्क कंप्लीट कर रहा है तो वहाँ पर भी ये नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा वो पर्सन उस एक्शन के लिए। थर्ड इज़ द बिहेवियर और एक्शंस वर एज अ रिजल्ट ऑफ कंजप्शन ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स और ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सपीरियंस्ड बाय द इंडिविजुअल। कि अगर कोई पर्सन है वो अल्कोहल उसने कंज्यूम करा है या फिर कोई ड्रग्स लिए हैं या फिर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस में उसने कोई काम करा है, उस टाइम पर भी वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कि अगर कोई पर्सन किसी ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखी है तो उस सिचुएशन पे वो क्या काम कर रहा है उसको खुद को नहीं पता रहता, तो वहाँ पर भी वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उस टास्क के लिए, उस एक्शन के लिए। और अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, कोई पर्सन तो गुस्से में क्या हम चीज़ें इधर उधर फेंक देते, तो उन एक्शंस के लिए भी हम उसे रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेंगे। और क्या था इधर कि प्रोवोक्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, की कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर उसने कोई काम करा है उसके लिए भी हम उसे रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेंगे। और अगर कोई नेगेटिव आउटकम निकल करके आया है जबकि वो चाहता था कि एक पॉजिटिव आउटकम निकले, बट कंडीशंस इस तरीके की हो गई कि एक नेगेटिव आउटकम निकल करके आया, तो उधर भी हम उसे रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेंगे। तो इसी के साथ जितने भी फंक्शंस थे ना मोटिवेशन के, वो तो हमने कवर कर लिए हैं। अब लास्ट जो कंसेप्ट बच रहा है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। आई होप कि ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ तक वीडियो को, अगर आप अभी तक वीडियो में इधर तक बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लो। और अगर कोई भी क्वेरी आपकी बचती हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, या फिर मुझे इंस्टा पे भी आप मुझे अपना जो क्वेरीज बता सकते हो। अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, कि कितने टाइप्स की मोटिवेशन होती है। तो फर्स्ट है इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटिवेशन। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिवेशन में। तो प्राइमरी जो मोटिवेशन उसे बेसिक मोटिवेशन भी कहा जाता है। मेनली इंक्लूड्स द नीड्स रिलेटेड टू हंगर, थर्स्ट, स्लीप, सेक्स, अवॉइडेंस ऑफ पेन एंड सो ऑन। जो प्राइमरी यानी कि जो बेसिक मोटिवेशंस है वो क्या होती है कि खाना, हमारी जो स्लीप है, जो थर्स्ट है, भूख प्यास है, या फिर पेन हमें हो रहा है उसको हम अवॉइड करना चाह रहे हैं, जो हमारी ये बेसिक नीड्स है ना, ये सब आती हैं बेसिक मोटिवेशन में यानी कि प्राइमरी मोटिवेशन में। These mainly influence an individual's behavior at a basic level। और ये जितनी भी
हमने नीड्स अभी बताई हैं, जो कि नीड्स रिलेटेड करते हैं हमारी थर्स्ट से, हंगर से, स्लीप से। तो ये सब क्या है, ये एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, बेसिक लेवल पे इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड दीज नीड्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू द बेसिक नीड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ। और ये जो बेसिक नीड्स हैं, अपने आप को बचाने के लिए भी, अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए भी, उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, उससे भी रिलेटेड है। जो हमारी बेसिक नीड है ना, अपने आप को बचा के रखना, अपने आप को सेफ रखना, प्रिजर्व करके रखना, वो भी इसी में इंक्लूड किया जाता है। अब इसी में जो सेकेंडरी मोटिवेशन है, देखो इसमें 2 कैटेगरी थी फर्स्ट पार्ट में, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी थी वो तो हमने पढ़ लिया कि प्राइमरी क्या है, कि जो हमारी बेसिक नीड आती है ना, जितनी भी बेसिक नीड्स है, वो इसमें जितनी भी बेसिक नीड है, हमारी स्लीप हो गई, हमारी फूड हो गया, हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, प्यास हो गया, फिर हमें पेन हो रहा है, उसको हम अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें इनको मोटिवेट करते हैं ना, जितनी भी हमारी नीड्स हैं, वो सब आती है प्राइमरी मोटिवेशन में या फिर बेसिक मोटिवेशन में। अब सेकेंडरी मोटिवेशन में आते हैं, इट कैन बी टर्म्ड एज लर्नड मोटिवेशन। इसे लर्नड मोटिवेशन भी कहा जाता है। एंड दीज में डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर भी करते हैं, क्योंकि ये लर्नड, यानी कि हम इसे लर्न करते हैं इस मोटिवेशन को, इसी वजह से ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर भी कर रही हैं। दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रायोरिटीज़ एंड वैल्यूज़ ऑफ द इंडिविजुअल। और ये प्रायोरिटीज़, किसी पर्सन की क्या प्रायोरिटीज़ हैं और क्या वैल्यूज़ हैं किसी एक इंडिविजुअल की, ये उससे रिलेट करती हैं। इसी वजह से डिफरेंट होती है कि किसी एक पर्सन की प्रायोरिटीज़ कुछ हो रहे हैं, किसी की कुछ हो रहे हैं। तो इस वजह से जो ये सेकेंडरी मोटिवेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा डिफर भी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। दिस विल बी फर्दर टच्ड अपॉन अंडर ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। और इसके बारे में आगे जब हम थियोरीज पढ़ेंगे ना मोटिवेशन की, उसमें ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। देखो जो प्राइमरी मोटिवेशन है ना, इसमें क्या आते हैं कि हमारी भूख की वजह से अगर हम कोई काम कर रहे हैं, तो क्या वो भूख हमें जो है ड्राइव कर रही है, वो भूख हमें मोटिवेट करेगी कि तुम कुछ काम करो ताकि तुम्हारा पेट भर जाए। अगर हमें चोट लगी तो हमें उठ करके उस पर दवाई लगानी पड़ेगी। तो ये क्या है, हमारी जो फिजिक है, जो हमारी बेसिक नीड्स है ना, वो हमें मोटिवेट करेगी इसी काम को करने के लिए। तो हो गई प्राइमरी मोटिवेशन। और जो सेकेंडरी मोटिवेशन होती है, इसे हम लर्न करते हैं। हमने अगर कोई प्रायोरिटीज़ अपनी बनाई है, जैसे कि किसी की पहली प्रायोरिटी होती है मनी, रिलेशनशिप, एक हो गई रिलेशनशिप, एक हो गया मनी। तो किसी पर्सन की पहली प्रायोरिटी मनी हो सकती है, और किसी पर्सन की जो पहली प्रायोरिटी है वो क्या हो सकती है, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। तो ये क्या, डिफरेंट इंडिविजुअल की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो इसी वजह से जो सेकेंडरी मोटिवेशन है, ये डिफ़र करती है पर्सन टू पर्सन, और हमारी प्रायोरिटीज़ पे और क्या हमारी वैल्यूज़ हैं किसी एक पर्सन की, उस पर डिपेंड करते हैं, उससे रिलेटेड है। और इसके बारे में डिटेल में हम जो ड्राइव रिडक्शन थियरी उसमें पढ़ेंगे। अब है सेकंड कैटेगरी, इसमें आती है एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या था, इट कैन बी डिफाइंड एज, इसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड द पर्सन एंड यूजुअली इन्वॉल्व्स रिवॉर्ड्स एंड प्रेजेस। यानी कि एक्सट्रिंसिक यानी कि एक्सटर्नल, यानी कि किसी एक पर्सन को बाहर से जब कोई मोटिवेशन मिलती है उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यानी कि इसमें रिवॉर्ड्स हो गए, प्रेजेस हो गए, फिर कोई भी हमें कोई चीज़ चाहिए वो हमें मिल रही है रिवॉर्ड के रूप में, तो वो सारी क्या होती है, ये सब इन्वॉल्व होते हैं इस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में। इट्स एग्जाम्पल्स आर रिवॉर्ड, प्रेजेस, मनी, फीडबैक एंड सो ऑन। और इसके एग्जाम्पल्स भी यही सब है, रिवॉर्ड, प्रेजेस, मनी, फीडबैक। These motivations can be applied to make individuals carry out activities that they may not do otherwise। और इसमें वो सारे एक्शंस आते हैं कि इसमें वो सारे मोटिवेटर्स होते हैं जिसकी मदद से हम किसी एक इंसान से वो काम करवा सकते हैं जो वो यूजुअली नहीं करता। जैसे कोई बच्चा वो पढ़ता ही नहीं है, अगर हम उसे एक लालच दें एक चॉकलेट का, या फिर हम उसको बोलेंगे अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हें तुम्हारा फेवरेट जो टॉय मिलेगा। तो अब अगर वो जो बच्चा है वैसे तो वो उस काम को नहीं करता, लेकिन उस टॉय के लालच में, उस रिवॉर्ड को लेने के लिए, उस टॉय को लेने के लिए वो उस काम को करेगा। तो यहाँ इसमें ऐसे मोटिवेटर्स आते हैं। तो वो जो टॉय है वो क्या है, वो एक मोटिवेटर है, उसको पाने के लिए वो ये काम करेगा। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में ऐसे जो है मोटिवेटर्स आते हैं, ऐसे जो है इंसेंटिव्स इंक्लूड होते हैं। एंड एज सच दीज मोटिवेटर्स प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन, प्लेजर दैट द टास्क में नॉट प्रोवाइड। और इसमें ऐसे मोटिवेटर्स होते हैं, जो मोटिवेटर्स होते हैं क्या करते हैं, ये एक सेटिस्फैक्शन और एक प्लेजर प्रोवाइड करते हैं उस पर्सन को, जो कि उसे टास्क करने पर नहीं मिलते। अगर कोई बच्चा है वो होमवर्क करे तो उसको होमवर्क करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा उस होमवर्क को करने में, ठीक है। तो उस होमवर्क को करने में उसे कुछ अच्छा तो लग नहीं रहा, लेकिन अगर हम उसे एक चॉकलेट का लालच दे रहे हैं तो वो उस काम को करेगा, और उससे चॉकलेट से क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन, प्लेजर मिलेगा, उसको अच्छा लगेगा, उसको खाने में उसका टेस्ट, उसका मुँह का स्वाद अच्छा हो जाएगा। तो वो जो मोटिवेटर्स हैं वो क्या है, उससे एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि उस टास्क से उसे नहीं मिल रहा है। Extrinsic motivation does have a number of advantages
as it is not only linked with the increase in behavior but also with increase in performance. और जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है इसके बहुत सारे जो हैं फ़ायदे भी, बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं कि जैसे जो ऑफिसेज होते हैं उसमें एम्प्लॉयज़ को क्या बोनस भी मिलता है. तो बोनस क्या है, एक मोटिवेटर है कि अगर हमने इस बार जो अच्छा काम करा तो हमें वो बोनस मिलेगा, हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे या फिर हमें प्रमोशन मिलेगा, हमारी इंक्रीमेंट होगी. तो ये सब क्या है, ये क्या है, इनसे हमारी बिहेवियर जो है वो भी इंक्रीज़ होता है, बिहेवियर में जो इंप्रूवमेंट होती है और साथ साथ जो हमारी परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज़ होती है, बढ़ती जाती है. तो ये एक एडवांटेज है इसकी. हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी क्रिटिसाइज्ड एज इफ द रिवॉर्ड इज़ रिमूव्ड. और इसको हम जो है क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने वो मोटिवेटर ही हटा दिया, अगर कोई बच्चा जो होमवर्क कर रहा था लेकिन हमने उससे वो चॉकलेट दी ही नहीं, हम लेकर ही नहीं आए वो टॉय उसके लिए, तो क्या हुआ कि वो परफॉर्मेंस और ज़्यादा डाउन हो जाएगी. अगर हम नेक्स्ट टाइम उस बच्चे को बोलेंगे अच्छा अगर तुमने अभी काम कर दिया ना तो तुम्हें ये गिफ्ट मिलेगा, वो मिलेगा, तो बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगेगा अरे पिछली बार भी तो ये कहा था, मुझे कुछ नहीं मिला था, तो मैं क्यों काम करूँ. तो परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा डाउन हो सकती है या फिर परफॉर्मेंस होगी ही नहीं, कोई टास्क करेगा ही नहीं कोई. तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है. And at the same time, if the reward remains the same and is not increased, then अगेन द मोटिवेशन विल डिक्रीज. और अगर जैसे मैंने ऑफिस वाला एग्जांपल दिया था, अगर ऑफिस में हर बार क्या हो रहा है कि बोनस में आपको एक ही चीज़ मिल रही है और आप उससे पक चुके हो, आपको और कुछ ज़्यादा चाहिए. अगर हर बार आपको एक ही चीज़ मिल रही है, आपने एक टास्क कंप्लीट करा और आपको जो है आपकी बस 1000 रुपये इंक्रीमेंट हो रही है और उससे आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट आपका कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि आप जो आपकी जो मोटिवेशन है वो वापस से डिक्रीज़ होती जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा कम होती जाएगी अगर जो रिवॉर्ड है वो सेम ही रहा तो हमेशा. फर्दर इट मे बी इफेक्टिव विथ सिंपलर टास्क एज अपोज टू द टास्क दैट रिक्वायर क्रिएटिव एंड लेटरल थिंकिंग. और इसी के साथ क्या है कि इसमें हमेशा क्या है कि जो सिंपल टास्क होते हैं ना, जो ज़्यादा सिंपल टास्क होते हैं जिसमें आपको मेहनत तो करनी है लेकिन आपका दिमाग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाएगा, आपको इतना ज़्यादा दिमाग की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस मेहनत करनी है, फिजिकल ज़्यादा वर्क करना है, तो वहाँ पर तो ये काम कर जाएगा. लेकिन जहाँ पर आपको क्रिएटिव थिंकिंग करनी है, आपको लेटरल थिंकिंग करनी है, वहाँ पर जो है ये इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएगा. क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग हम तब करते हैं जब जब हम मन से मोटिवेट होते हैं किसी काम को करने के लिए, कि हमारा मन है इस काम को करने का, हमें कोई रिवॉर्ड के लिए हम ये काम नहीं कर रहे हैं. अगर रिवॉर्ड मिल जाए तो अच्छी बात है, बट हमारा जो मेन मोटिव होता है वो अपने उस काम को करने में होता है. कोई भी क्रिएटिव चीज़ हम सोच रहे हैं कि कुछ हम इन्वेंशन करें, कुछ भी करें, तो वो हमारा हमारी अपनी मर्ज़ी है. हम इंटरनली मोटिवेट है उसके लिए, एक्सटर्नली हमें मोटिवेटर्स की ज़रूरत नहीं है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए. बट जो नॉर्मल टास्क हैं वहाँ पर अगर हमें मोटिवेटर कुछ मिल रहा है, कुछ ऐसा काम करने के लिए जो हम यूजुअली ना करते इतनी मेहनत, बट अगर हमें कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जो हमें पसंद है तो हम उस काम को कर देंगे. तो वहाँ पे एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन है उसका यूज़ किया जाता है. फर्दर इट मे ऑल्सो अफेक्ट द इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑफ द पर्सन इन कैरिंग आउट द टास्क. और इसी के साथ जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है ना वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को भी अफेक्ट करती है. अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम. For example, a child enjoys keeping his or her room organized and tidy. But if the parents start providing reward for the same, the child will keep the room tidy not because the intrinsic motivation, that is the enjoyment, but will do so because the reward given by the parents. अब देखो एग्जाम्पल से समझो कि एक बच्चा है, उसको अपना रूम साफ़ रखने में बड़ा मज़ा आता है, उसको हमेशा अपना रूम जो ऑर्गेनाइज्ड चाहिए, हमेशा अपना रूम जो साफ़ चाहिए, और वो खुद अपने रूम को साफ़ करता है अपनी इंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि उससे अच्छा लगता है अपने रूम को साफ़ देखना, साफ़ रखना, हर चीज़ जगह पर रखना. तो अब क्या हुआ कि अगर उसके पेरेंट्स उसको रिवॉर्ड देने इस काम को करने में, कि एक दिन उसने रूम बहुत अच्छे से अपना ऑर्गेनाइज कर लिया, बहुत साफ रख लिया, पेरेंट्स ने देखा वो बहुत खुश हो गए, उन्होंने उसको रिवॉर्ड में कोई उसको टॉय दिया उसका फेवरेट, या फिर कोई एक चॉकलेट दी, तो अब आगे से क्या हुआ कि वो हर चीज़ जो है साफ़ करेगा, हर चीज़ जो ऑर्गेनाइज रखेगा, फिर अपने रूम को ऑर्गेनाइज रखेगा. इस वजह से नहीं कि उसको खुद को खुशी मिलती है, बल्कि इस वजह से कि उसको लगेगा कि अच्छा आज फिर मैंने अपने रूम को ऑर्गेनाइज करा है, उसको साफ़ करा है, तो शायद आज फिर मेरे पेरेंट्स मुझे इसके लिए रिवॉर्ड देंगे, मुझे वो चॉकलेट देंगे. तो क्या हुआ कि ये जो एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेटर था वो चॉकलेट, उसने क्या करा कि जो हमारा इंट्रिंसिक, जो हमारा अपने आप से जो हमारा मन था उस रूम को साफ़ रखना, जो हमारी इंजॉयमेंट थी उस रूम को साफ़ रखने में, वो ख़त्म हो गई. और हमारा जो लालच है कहाँ चला गया, उस चॉकलेट पे, कि अब तो हम रूम को जब साफ़ करेंगे हमें हर बार जो है चॉकलेट मिलेगी, जब भी हम रूम साफ़ करेंगे हमें चॉकलेट मिलेगी. तो यहाँ पे जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन थी उसने इंट्रिंसिक मोटिवेशन को अफेक्ट करा. अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्चुअल में है क्या? इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम विद इन अ पर्सन एंड इंक्लूड्स द एलिमेंट्स ऑफ चैलेंज, इंजॉयमेंट, मास्टरी एंड ऑटोनॉमी. यानी कि जैसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या था कि जो हमें बाहर से मिल रही है मोटिवेशन, वहाँ पर हमें रिवॉर्ड मिल रहे हैं, प्रेज़ मिल रहे हैं, फीडबैक मिल रहा है. और जबकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या है कि हम अपनी इंजॉयमेंट के लिए, अपने आप को चैलेंज करने के लिए, अपने मज़े के लिए, अपनी खुशी के लिए जब हम कोई काम कर रहे हैं उसके लिए मोटिवेटेड हैं, उससे कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन. यहाँ पर चैलेंज होता है, इंजॉयमेंट होती है, मास्टरी हम किस चीज़ में कर रहे हैं, या फिर ऑटोनॉमी.
For example, there could be an activity that an individual may simply enjoy doing. यानी कि कोई भी एक्टिविटी जो कि इंसान को करना बहुत पसंद है, जैसे कि गेम्स खेलना. अब कोई एक पर्सन है, वो क्रिकेट खेलना उसे बहुत पसंद है, तो वो जॉब से बाहर थक करके काम करके आ रहा है और फिर रात को फिर वो क्रिकेट भी खेल रहा है, फिर बैडमिंटन भी खेल रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि उसे एन्जॉयमेंट मिल रही है. उसको पैसा नहीं मिल रहा वो बैडमिंटन खेलने का, बट उसको एन्जॉयमेंट मिल रही है, उसको खुशी मिल रही है वो काम को करने के लिए, उसको इंट्रिंसिकली वो मोटिवेटेड है. या फिर बहुत से लोग होते हैं, वो जो है काम करके भी आते हैं, फिर जिम भी करते हैं, उस पर जिम जाते हैं, फिर ऑफिस भी जाते हैं, तो जिम जा करके उन्हें पैसा नहीं मिल रहा, वो अपने आप को फिट रखने के लिए, अपनी मोटिवेशन, उनको वो सेल्फ मोटिवेटेड है उस जिम के लिए कि हम जिम जाएंगे, हम खुद को फिट रखेंगे. तो क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन. देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन. अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन के 4 कंपोनेंट्स हैं. नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड. जो 4 कंपोनेंट्स हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन के, उसमें फर्स्ट क्या है? चैलेंज. चैलेंज क्या है? दिस रिलेटेड टू द एक्सटेंट to which an individual enjoys the excitement that accompanies a new challenge. अब चैलेंज क्या है कि अगर हम कोई भी एक नया टास्क कर रहे हैं जो कि बहुत चैलेंजिंग है, तो उसमें क्या है? करने में मज़ा आता है. ठीक है, उससे करने में मज़ा आता है, उसके साथ में जो एक्साइटमेंट हमें मिलती है कुछ एक नया सीखने में, कुछ एक नया करने में. जैसे कि आपको एक नया गेम आप सीख रहे हो, किसी को बैडमिंटन नहीं आता है, वो उसके लिए चैलेंजिंग है. अब वो उसे सीख रहा है, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, कोई भी स्पोर्ट हो गया, आपके स्कूल वाले आपको वो सिखा रहे हैं, या फिर कराटे हो गया, कराटे क्लासेस आपके स्कूल में नहीं स्टार्ट हुई है, तो क्या होता है? वो एक चैलेंज भी है आपके लिए कि जब आप वो आपसे जो है वो जो भी उसमें टास्क होते हैं वो सब करवाएंगे, तो वो एक चैलेंजिंग भी, आपको सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, तो वो चैलेंजिंग भी है, बट उसके साथ साथ क्या है कि एक एक्साइटमेंट भी है उस काम को करने में. तो जो एन्जॉयमेंट उससे मिल रहा है वो क्या है? चैलेंज. कि जिस चैलेंज में आपको एन्जॉयमेंट भी हो, आपको जो है एक एक्साइटमेंट भी मिले उस चैलेंज उस टास्क में, उसे कहेंगे चैलेंज. अब एन्जॉयमेंट क्या है? रिलेटेड टू द प्लेजर दैट एन इंडिविजुअल में ऑब्टेन फ्रॉम कैरिंग आउट द टास्क. किसी एक टास्क को कंप्लीट करने पर या फिर उसे करते हुए जो प्लेजर हमें मिल रहा है ना, वो है एन्जॉयमेंट. जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो हमें प्लेजर मिल रहा है, वो है एन्जॉयमेंट. मास्टरी related to the sense of pride and accomplishment that an individual may experience when he or she carries out a difficult task. कोई एक डिफ़िकल्ट टास्क हम कर रहे हैं और उसके बाद उस डिफ़िकल्ट टास्क को जब हमने कंप्लीट कर लिया, तो जो एक प्राइड हमें अपने ऊपर महसूस हो रहा है ना, वो है मास्टरी. उसे कहेंगे मास्टरी, कि हमने एक डिफ़िकल्ट टास्क है उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया, तो हमें कितना प्राउड फील होता है अपने ऊपर, उसे मास्टरी कहते हैं. लास्ट इज ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन. सेल्फ डिटर्मिनेशन और ऑटोनॉमी क्या है? द ऑटोनॉमी दैट an individual enjoys while carrying out the task. That is the freedom with which the individual can determine what is to be done and how it is to be done. ऑटोनॉमी और सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है कि जब हम अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं और हम खुद ही उसमें लीडर के, हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस तरीके से करना है. जैसे ऑटोनॉमी, आप ये मान लो कि आप एक ऐसी फील्ड या फिर एक ऐसा करियर अपने लिए चूज़ करें जो आपको पसंद है, तो वहाँ पर आपका मेन मोटिव सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको एक बड़ी डिग्री हासिल करनी है या फिर आपने इतनी मुश्किल पढ़ाई कर ली है तो उसमें आपको नाम होगा. नहीं, वो आप क्यों करोगे? अगर आप कोई मुश्किल चीज़ भी, कोई मुश्किल टास्क ऐसा चूज़ करो ना, जो लोग बोले करें नहीं ये तो बहुत टफ कोर्स है, तुम मत करो, तो आप वो इस वजह से सिर्फ चूज़ करोगे कि आपको वो काम में मन लगता है, आपका मन है उस काम को करने का, ना कि इसलिए कि लोग कहते हैं ये मुश्किल है तो मैं कर लूँ. अगर आपका नहीं मन है ना, तो आप नहीं करोगे उसे. अगर आपका कोई आसान टास्क करने का भी मन है, सिर्फ आपको, जैसे कि लोग कहते हैं, जैसे पेरेंट्स ज़्यादातर कहते हैं कि साइंस साइड में ज़्यादा स्कोप है तो बच्चों को साइंस साइड दिलाओ, लेकिन आपका मन है आर्ट्स करने का, तो आप आर्ट्स में ही आपको जो है मन लगेगा, आप वही काम को अच्छे से कर पाओगे. तो वो क्या है? ऑटोनॉमी, कि आप अपनी मर्जी का काम कर रहे हो. सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब कि जब आप अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हो कि आपको ये करना है और ये काम किस तरीके से करना है, वो है सेल्फ डिटर्मिनेशन. तो जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें पूरी तरीके से हमारी मर्ज़ी चले, तो कितना अच्छा लगता है कि बस जिस तरीके से हम कह रहे हैं उस तरीके से काम होगा और किस तरीके से पूरी प्रोसेस वर्क करेगी, किस तरीके से पूरा जो टास्क कंप्लीट होगा, वो सब हमारे ऊपर है, सब हमारी मर्ज़ी है. तो ये जो सारे सेटिस्फेक्शंस है ना, चैलेंज हो गया, एन्जॉयमेंट हो गया, मास्टरी हो गया, ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन होगी, ये सब हमें मिलता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन में. Intrinsic motivation plays an important role in enhancing the productivity as well as the creativity in the individual. जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एक पर्सन की, किसी भी एक इंडिविजुअल में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में और साथ में उसमें क्रिएटिविटी को इन्हांस करने में. इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन. और इसी के साथ ये वीडियो इधर खत्म होती है. आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको सारे कंसेप्ट, सारे टॉपिक्स, जो सारे पॉइंट्स हैं सब अच्छे से क्लियर हो गए हों, सब समझ में आ गए हों. तो
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और अगर कोई भी क्वेरी आपकी बचती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर अपनी क्वेरी बता सकते हो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दो, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलती है। थैंक यू।